हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे हम कुछ और टॉपिक्स को देख लेंगे, ठीक है, सो दैट आवर नॉलेज इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो हमने देखा था कि बोक्स कंपाउंड चार टाइप के होते हैं: ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सॉरी या क्या होते हैं यहाँ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। ठीक है, अब हर एक कंपाउंड का क्या यूज है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज माई ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे C3A से। ठीक है, एक मिनट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपाउंड, फर्स्ट आता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। कितने परसेंटेज में आपको लगाना है? 5 से 15%। तो फर्स्ट क्या होगा, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सीमेंट है, सीमेंट के अंदर ये चार कंपाउंड है। जब हम पानी को मिक्स करेंगे, ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ना, ये फर्स्ट कंपाउंड है जो पानी के साथ मिक्स होगा। राइट, सो दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगर आपने चुप चुप के फिल्म देखा है, सो दिस इज हाउ द राजपाल यादव बिहेव्स। राइट, जो भी चीज पूछा जाएगा वो बोलेगा कि मेरे को आता है। इन द सेम वे, जब पानी को मिक्स करेंगे सीमेंट के साथ, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विल बिहेव लाइक राजपाल यादव, और वो फर्स्ट आके पानी के साथ मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद क्या होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विथ वाटर। इस बिकॉज क्या होगा, वहां पे हाइड्रेशन होगा, तो एक कंपाउंड बनेगा C3H6 प्लस हीट इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे 300 कैलोरी पर ग्राम का यहाँ पे हीट इवॉल्व होगा। देखो ये सारी चीज आपको जरूरत नहीं है, बस इतना इतना याद रखना। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज अ कंपाउंड विच विल फर्स्ट रिएक्ट विद द वाटर। इससे क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर्स। मतलब मेजर पोर्शन जो भी है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो हाइड्रेट हो जाएगा, मतलब रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब 300 कैलोरी पर ग्राम का हीट है ना, वो इवॉल्व होता है वहां से। सो इट हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, द हीट इवॉल्व एट द टाइम ऑफ हाइड्रेशन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग और क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ड्यू टू मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब क्यों क्यों क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रेट होगा, ड्यू टू मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सेस ऑफ C3A लीड्स टू द श्रिंकेज क्रैक। कैसे श्रिंकेज क्रैक्स हो जाएंगे, देखो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब ज्यादा मतलब क्या है, ज्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है। अगर ज्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पानी है उसके अंदर वो भी ज्यादा फास्ट इवापोरेट हो रहा है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर, वाटर रिमूवल विल बी फास्ट। अगर वाटर रिमूवल बहुत फास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा। अगर क्रैकिंग कैसे होगा, तो श्रिंकेज होगा। क्रैकिंग हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे श्रिंकेज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। अगर श्रिंकेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम। इनिशियली इतना था, अभी श्रिंक हो गया, तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम हो गया, दैट इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम। सो दैट इज वाई C3A क्या होगा, श्रिंकेज क्रैक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ C3A ऑल्सो लीड्स टू द सल्फेट अटैक। मतलब अगर आप ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को ज्यादा परसेंटेज में डालोगे और सल्फेट के साथ रिएक्ट होके ना, आपका कैल्शियम सल्फेट एलिमिनेट बनेगा, सल्फेट अटैक क्रिएट करेगा। अब आपके लिए इतना सब जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना याद रखना कि ट्राई कैल्शियम एलिमेंट इज द फर्स्ट कंपाउंड विच विल रिएक्ट विद द वाटर। एंड जो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं अपने कॉन्क्रीट में, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इतना याद रखना। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है बहुत ज्यादा है, विच इज ऑलमोस्ट 300 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इतना काफी है। अब चलेंगे नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड इज टेट्रा एल्यूमिनो फेरेट। ओके, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। अब ये जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट है ना, ये पानी के साथ मिक्स होगा, फिर ये सारे कंपाउंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इसका ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, 100 कैलोरी पर ग्राम होता है। सो दिस ऑल्सो हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर्स। जैसे ये आपका 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेट हो रहा था, मतलब जितने भी पोर्शन आपने डाला तो हाइड्रेट हो जाएगा, मतलब पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। पर ये जो C4AF है ना, दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है ना, इट हैज लेस इफेक्टिवनेस एंड लेस सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज एज कंपेयर्ड टू C3A। हेंस इट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपाउंड एज फॉर सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज इज कंसर्न। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है। आप जो बॉक्स कंपाउंड में जब C4AF बनेगा ना ये कोई स्ट्रेंथ देगा ना इसका कोई इंपॉर्टेंस है। सो एक ही है इसका, इसका एक ही एडवांटेज क्या है, दिस हैज लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हैज लेस टेंडेंसी फॉर सल्फेट अटैक हैज कंपेयर्ड टू C3A। क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सल्फेट अटैक इन कंपैरिजन टू C3A बहुत कम है। Sometimes C3A proportion are compensated by increasing C4AF to avoid the sulfate attack। अब ना आपको याद है ना, हमने सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाया था। अगर आप टाइप्स ऑफ सीमेंट में वी हैव सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ऑल्सो। वहां पे हम क्या करेंगे ना, ये जो C4AF है ना, इसका प्रोपोर्शन हम ज्यादा करेंगे, और ये C3A का जो प्रोपोर्शन है उसको हम कम करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर C3A ज्यादा रखेंगे तो सल्फेट के साथ मिलकर सल्फेट अटैक बनेगा। तो हम C3A मात्रा को कम करेंगे और हम C4AF को हम ज्यादा करेंगे। तो इससे क्या होगा आपका जो
सल्फेट अटैक होने वाला है या जहाँ पे आपके सल्फेट ज्यादा होते हैं वहां पे हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को यूज करेंगे, और वहां पे मींस इन कंपाउंड्स को हम वेरिएशन करेंगे। इतना क्लियर है? चलो, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विच इज C3S, जो ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज में था, 40 to 60% आपका C3S रहेगा, विच इज कॉल्ड एज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अभी जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ना, ये पानी के साथ जैसे ही मिक्स हो जाएगा, एक जेल बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज CSH जेल, दैट इज कॉल्ड एज टोबरमोराइड जेल। और इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और हीट भी आएगा। पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, CSH जेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज वाई जब हमने पूछा आपसे कि सीमेंट क्या, सीमेंट इज अ बाइंडर। अब बाइंडर जो वर्ड है ना, वो यहीं से आता है, क्योंकि CSH जेल को हम बुलाते हैं टोबरमोराइड जेल, और इसी के थ्रू वो बाइंडिंग आ जाता है। जैसे आप देखो फेविक्विक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, तो ये C3S जेल का भी काम यही रहेगा कि वो जितना हो सकता है ना अपने कॉन्क्रीट को बहुत स्ट्रांग बना के रखे, और बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी वाले C3S की वजह से आता है। ठीक है, तो दिस कंपाउंड हाइड्रेट्स विद इन 7 डेज, मतलब C3A और C4AF 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेट हो रहा था, पर ये 7 दिन लेगा हाइड्रेट होने के लिए। ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड विच इज हैविंग बेस्ट सीमेंटिंग एक्शन, एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द सीमेंट. This compound is responsible for 20th day strength of concrete and also for the early strength. ठीक है, whenever early strength is required, proportion of C3S can be increased. अब इसको याद रखना, क्या है ये जो कंपाउंड है C3S, so it is whenever early strength is required, proportion of C3S can be increased. For example, rapid hardening cement होता है, तो rapid hardening cement या quick setting cement, right? अब क्योंकि नाम क्यों क्विक सेटिंग है, क्योंकि मुझे सेटिंग बहुत स्पीड होना चाहिए, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस C3S का जो प्रोपोर्शन इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे, whenever early strength is required, the proportion of C3S can be increased. ठीक है, इतना क्लियर है? अभी जो C3S का जो कंपाउंड बनेगा ना, the C3S is formed above 1400 डिग्री सेल्सियस, तो बर्निंग शुड हैपन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब ये C3S कंपाउंड कब बनेगा, जब आप सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करोगे और इसका जो टेम्परेचर है, बर्निंग टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा, तब जाके C3S कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पे इसको यूज करेंगे, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, या मान लो कहीं पे भी मुझे इमरजेंसी रिपेयर वर्क करना है, तो वहां पे हम इसको C3S को यूज करेंगे, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, स्पीडी कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, कोल्ड वेदर कंडीशन। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, C3S कंपाउंड को यूज करेंगे। इतना क्लियर है? चलो, अब लास्ट एक और कंपाउंड है विच इज C2S। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज डाई कैल्शियम सिलिकेट, और इसको हमें 20 से 40 के परसेंटेज में हमें रखना है। तो इसका अगेन एडवांटेज क्या है, ये जो C2S है, फिर जब पानी के साथ मिलेगा ना, ये भी आपका CSH जेल बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट बनेगा। अगेन दिस CSH जेल इज व्हाट, टोबरमोराइड है, इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। तो सीमेंट में जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी आता है वो C3S और C2S के वजह से आता है। अगर उसका परसेंट अगर आप बहुत कम करोगे, आपका सीमेंट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आपका सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत कम हो जाएगा। दैट इज वाई 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड, जो तीन अलग अलग सीमेंट है ना, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जैक्टली 53 ग्रेड सीमेंट में हम क्या करेंगे, ये जो C3S और अपना C2S है, इसका प्रोपोर्शन हम ज्यादा करेंगे। 43 ग्रेड में 53 से कम रखेंगे, और 33 में हम क्या करेंगे, C3S और C2S को और भी थोड़ा कम परसेंटेज में रखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्रेड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथ कहाँ से बढ़ेगा, C3S और C2S की वजह से बढ़ेगा। क्यों? जितना ज्यादा CSH जेल बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहेगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू प्ले विद द ingredients of the box compound. ठीक है, या सो अगेन दिस हाइड्रेट्स विद इन ईयर और सो। स्टार्टिंग के दो कंपाउंड्स 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेट हो रहा था, C3S 7 दिन तक लेगा, और ये जो C2S 1 साल तक लेगा। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, मतलब जो 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आएगा ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आएगा, वो इसी की वजह से आएगा, C2S की वजह से आएगा। ड्यू टू लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इट इज हैविंग लेस चांस ऑफ श्रिंकेज क्रैक्स। क्यों? क्योंकि इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो कैलोरी देखो, ये सिर्फ 40 कैलोरी पर ग्राम आते हैं, मतलब इतना हीट इवॉल्व होता है। पर स्टार्टिंग हमने देखे देखो 100 हो रहा था, और C3A आपका लगभग 300 हो रहा था, तो इसको इनके कंपैरिजन में तो 40 बहुत ही कम है। सो ड्यू टू लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इट इज हैविंग अ लेस चांस ऑफ श्रिंकेज क्रैक्स। ठीक है, अब इसमें क्रैक्स भी कम हो गए, क्योंकि जैसे जैसे पानी मात्रा जो है, अगर ज्यादा इवापोरेट होगा तभी तो क्रैक आएगा। जब इवापोरेट ही नहीं होगा, बहुत कम रेट में इवापोरेट होगा, ऑब्वियसली वो क्रैक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे श्रिंकेज नहीं होगा, तो क्रैक्स नहीं आएंगे। It is having better resistance against action of sulfates and other chemical,
इट इज लेस परमिएबिलिटी। ऑब्वियसली लेस परमिएबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि जब क्रैकिंग नहीं होगा, परमिएबिलिटी मतलब जो पानी, कोई किसी के अंदर अगर पानी चला जाए, इट्स कॉल्ड एज परमिएबिलिटी, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज परमिएबल, we call it as permeable membrane, ठीक है। So that is another reason. So proportion of C2S is increase in cement where low heat is desired and this cement are called as low heat cement। अब देखो, आपने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सीमेंट में लो हीट सीमेंट भी होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, ये जो C2S का जो कंटेंट है इसको हम बढ़ा देंगे। तो द proportion of C2S is increase in the cement where low heat is desirable and this cement are called as low heat cement। Too much heat will result in the thermal cracks। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे, डैम का कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारे कंक्रीट चाहिए, इट्स अ मास कंस्ट्रक्शन, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट को यूज करेंगे, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन है। तो डैम क्यों बना रहे? पानी को स्टोर करके रखने के लिए। अगर डैम में क्रैक आएगा तो ऑब्वियसली पानी वहां से पास हो जाएगा। अब क्रैक क्यों आएगा डैम में? क्योंकि अगर आप C2S का कंटेंट बहुत कम ऐड करोगे तो उसमें लो हीट रहेगा, अगर हीट ही लेस है तो क्रैक्स आने का चांसेस बहुत कम है, इसलिए वहां पे हम C2S कंटेंट को बढ़ा देंगे। मान लो अगर आप C2S कंटेंट नहीं बढ़ाओगे, C3S का कंटेंट आपने बहुत बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा रैपिड ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा, आई मीन रैपिड हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। अगर रैपिड हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो पानी डायरेक्टली ऑपरेट हो जाएगा, अगर ज्यादा पानी ऑपरेट होगा तो क्रैक्स हो जाएगा। तो अगर डैम में क्रैक हो जाएगा तो व्हाट इज द यूज इन पुटिंग अ डैम, राइट? सो दैट इज वाई डैम कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली इन मैसिव कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम C2S कंपाउंड को हम इसका परसेंटेज हम बढ़ा देंगे। 20 to 40 हम 50 60 70 तक करेंगे इसका परसेंटेज, और बाकी को अकॉर्डिंगली हम कम, ऑफकोर्स C3S को तो कम ही करना है, जितना C3S कम करोगे उतना आप C2S बढ़ा दो, तो आपका लो हीट सीमेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? गुड। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, मैंने बहुत ज्यादा ही बता दिया, नो प्रॉब्लम। जो भी जितना आप याद रख सकते हो यू कैन रिमेम्बर, ओके। इतना याद रखना, C3S और C2S बहुत सारे स्ट्रेंथ देता है अपने कॉन्क्रीट को, अपने सीमेंट को, विच इज गोइंग टू फॉर्म अ CSHL, ठीक है। और बाकी तो वैसे मैंने एक्सप्लेन किया, दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आएगा एक बार फिर से देख लेना, नोट्स बना लेना, इट्स नॉट गोइंग टू रिमेम्बर, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं आपने मेरे लेक्चर सुन लिया तो याद रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। 2 दिन के बाद आप भी भूल जाओगे, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो नोट्स बना लो, इसको 2 3 बार प्रैक्टिस करो, इट विल रिमेन इन योर माइंड, ठीक है। चलो, बाकी बाकी चलो, बाकी मैंने बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज जो वहां पे हम ना इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में देख रहे थे, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो वो प्लंजर इस तरह से रहेगा, वो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था, ठीक है। ये सारे उसका एक्सपेरिमेंट है कैसे किया जाता है। ये आपका 2 नीडल है, ये हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इसको यूज करेंगे और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए एक एनुलर अटैचमेंट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद एक और प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर में मैं आपको समझा दूंगा। प्रोसीजर में आपको क्या करना था, या, सो द पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल इज नोटेड एट रेगुलर इंटरवल से 10 मिनट्स, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपको क्या करना है, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद देखना है। तो और नीडल का जो रीडिंग आपको कहाँ तक करना है वो यहाँ पे मेंशन किया है, टिल द नीडल पेनिट्रेट अ डेप्थ ऑफ एट अ पॉइंट ऑफ 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्केल, ओके। 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम और 33 to 35 फ्रॉम द टॉप। मतलब अब मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम हम कैसे चेक करेंगे, ये जो नीडल है ना, हाँ, ये जो नीडल है अपना 5 to 7 mm के बीच में आना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है, आई आई नो, अगर आपको ये सारी चीज पता है इट्स वेल एंड गुड, तो यहाँ पे रीडिंग रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, देखो यहाँ पे रीडिंग है 40 है, ये 30 हो गया आपका, ये 20 हो गया, 10 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। जब आप इस तरह से नीडल को पेनेट्रेट करोगे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, ओके, आपका नीडल का जो वैल्यू है ना, कितना आना है, 5 और 7 के बीच में आना है, 5 to 7 mm। अगर 5 और 7 के बीच में आएगा तब आपको स्टॉप करना है, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। जब इनिशियल, अगर मैंने अभी तुरंत मैंने सीमेंट पेस्ट बना दिया, अगर मैं इस प्लंजर को यहाँ से रिलीज करूंगा ना, तो ऑब्वियसली पूरा नीचे जाएगा, क्योंकि आपका जो कंक्रीट है या सीमेंट है अभी भी प्लास्टिक स्टेट में, तो ऑब्वियसली आपको आंसर 0 आएगा। आप 10 मिनट के बाद देखो तो थोड़ा सा 1 या 2 mm आएगा, तो 1 या 2 आएगा। फिर आप 10 या 15 मिनट के बाद देखो, तब आपका आंसर ना अगर 5 और 7 के बीच में आ रहा है, 5 भी आ जाएगा तब भी चलेगा, 6 आएगा। और मान लो 6 जब रीडिंग आया था, आपका टाइम लगा था कुछ 25, आपका टाइम लगा था कुछ 40 मिनट्स, लेट अस से 50 मिनट्स। सो 50 मिनट्स इज द इनिशियल सेटिंग टाइम, इतना क्लियर है? ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम में क्या करना है, आपको नीडल को चेंज करना है, इस नीडल को हटा के आपको कौन से नीडल लगाना है, आपको इस ए वाला नीडल को लगाना है। दिस इज अ नीडल यू आर सपोज टू यूज, इस नीडल को लगाना है। और इस नीडल को लगाने के बाद आपको इंप्रेशन देखना है।
तो इस तरह से इंप्रेशन आना चाहिए। देखो ये वाला पॉइंट पॉइंट का इंप्रेशन आ रहा है ना, इस तरह से इंप्रेशन आना है, एनुलर रिंग का इंप्रेशन नहीं आना है। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये आपका फाइनल सेटिंग टाइम का टाइम मिलेगा। तो हम टाइमर ऑन करके रखेंगे, जब इसका हम टेस्टिंग करेंगे हम टाइमर ऑन करके रखेंगे, नहीं तो आप टाइम नोट डाउन कर सकते हैं ताकि हम फाइनल रीडिंग को ले सकते हो। इतना क्लियर है? बस अगर आपको इतना सब चीज याद है ना, इट्स इनफ। आपको पूरा एक्सपेरिमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट यही चीज है। ठीक है, 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम, नहीं तो 33 to 35 फ्रॉम द टॉप। एक ही बात है, नीचे से आप 5 से 7 करो या ऊपर से आपका 33 से 35 वैल्यू आना चाहिए। ओके, और देखो यहाँ पे एग्जैक्टली इसको थोड़ा देख लेना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। वेट ऑफ द सीमेंट हमने 300 ग्राम लिया था। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट 35% ऑफ प्रीवियस, आपको एक कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करना होगा। और अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इज 90 ml। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 90 ml। 90 ml कैसे आ जाएगा, सिंपल, 35% ऑफ 300 ग्राम आपका 90 ml आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि या इसका 100 हो जाएगा 10, या ठीक। हाँ, फिर टाइम इन मिनट्स, तो 80 मिनट का टाइम, यस सर, नॉट अस, ये 30 है। ठीक है, 30 मिनट तक आपका रीडिंग आया था 0, 40 मिनट में हमने चेक किया तब भी हमारा रीडिंग आया था 0, 60 में 0 आया था, 70 में भी 0 आया। जब हमने 85 मिनट तक वेट किया तब हमारा जो रीडिंग आया था 5 mm आया था। हमें 5 और 7 के बीच में रखना, 5 भी ठीक है। तो दिस 85 इज माई इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट। क्लियर है? तो इस तरह से आपको टेस्टिंग करना होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट हम करेंगे। फिर फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम कितना मिला था, 390 मिनट्स में मिला था। So in this way you are supposed to carry out the initial setting time and the final setting time of a cement. क्लियर है? एक और चीज समझा दूंगा, अगर इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम, कैसे एक्सप्लेन करोगे? इट इज अ टाइम elapsed, इट इज अ टाइम elapsed the moment the water is added to the cement to the time the cement starts to lose its plasticity. सिंपल चीज, सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं तो आप इसको भी देखो, द टाइम टू विच अ सीमेंट कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर्ड शेप without losing its strength is called as initial setting time. This is one definition. दूसरा आप क्या दे सकते हो, the time at which cement starts harden and completely loses its plasticity is called as initial setting time of cement. The time available for mixing the cement and placing it in position is an initial setting time of cement. ये सब अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखो, सिंपल क्या है, the time elapsed between the moment the water is added to the cement to the moment the cement starts to lose its plasticity is called as initial setting time. Very simple. Okay, इतना ही है कि जब तक हम जैसे हम पानी को ऐड करेंगे वहां से क्या होगा, आपका जो सीमेंट पेस्ट रहेगा वो थोड़ा प्लास्टिक रहेगा, पर जैसे जैसे टाइम जाएगा उसमें क्या हो, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ आएगा। राइट, सो जिस जिस जितना टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 85 मिनट्स, तो 85 मिनट्स इज माय इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इसीलिए हम इसको डेफिनेशन में लगाएंगे, द टाइम एट विच सीमेंट स्टार्ट्स टू हार्डन एंड कंप्लीटली लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड एज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलो, एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या रहेगा, फाइनल सेटिंग टाइम क्या रहेगा? हाँ, तो यहाँ पे भी इस फाइनल सेटिंग टाइम, इसको आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो, द टाइम पीरियड बिटवीन द मोमेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम एट विच द नीडल मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द मोल्ड while the attachment fails to do so is called as final setting time. इसका मतलब है, फाइनल सेटिंग टाइम मतलब द मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट पेस्ट टू द टाइम दी, जो पिन है आपके, जो नीडल है ना, इस नीडल का ये जो एनुलर रिंग होगा और एनुलर को उसका इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, सिर्फ इस पॉइंट का इंप्रेशन आना चाहिए, तब तक जो टाइम निकल जाता है दैट इज कॉल्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। अभी आपने ओन आंसर्स में लगाओ, नहीं तो आप इसको भी याद कर सकते हो, द टाइम पीरियड बिटवीन द मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम एट विच द नीडल मेक्स एन इंप्रेशन, नीडल इंप्रेशन करेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द मोल्ड वाई द अटैचमेंट, मतलब ये जो रिंग रहेगा ना इसका अटैचमेंट फेल्स टू डू सो इज कॉल्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, इसके ऊपर आप देखते रहो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट भी आ रहा है और आपका एनुलर कॉलर का जो सर्कल है वो भी आ रहा है, तो वो मेरा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। फाइनल सेटिंग टाइम तभी आएगा जब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट आएगा और वो एनुलर रिंग नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, चलो, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो हमने सब कुछ देख लिया, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, एंड फिर बॉक्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंस भी देख लिया। लिख लो, याद करो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।